वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 10 ऑफ द इंडियन पॉलिटी सीरीज बाय स्टडी IQ। हमारा उद्देश्य है लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की जो किताब है उसको 100 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर देने का। दिस बुक इज बेसिकली ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी एज ए टॉपिक दी जाती है। हमारा फोकस इसको 100 घंटे के अंदर करने का है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 लेक्चर्स में। हम इसमें 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच वाज डन बाय द लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट किए थे। आज उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो करते हैं। लेट अस बिफोर वी बिगिन द चैप्टर ऑफ टुडे वी शैल रिवाइज अ लिटिल बिट। देखिए, रिवीजन करने से ही होगा, तो अगर रिवीजन में कोई समय जाता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। सो प्लीज स्टे विद मी जस्ट फॉर 5 मिनट्स। हमेशा वैसे अगर मैं ना भी कराऊं तो भी आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले जो पहले दिन कराया है उसको कम से कम 2, 3, 4, 5 मिनट तक एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। याद रखिए, एक सिंपल सी थ्योरी है, आप जो भी पढ़ते हैं 24 घंटे में उसका 90% भूल जाते हैं, एक हफ्ते में उसका 95% भूल जाते हैं, एंड विद इन 1 मंथ यू फॉरगेट एटलीस्ट 99% ऑफ द मंथ, 99% ऑफ द कंटेंट अंटिल रिवाइज्ड। यानी कि 3 रिवीजन होनी चाहिए एक मंथ के अंदर अंदर। पहली, फर्स्ट रिवीजन शैल बी विद इन 24 आवर्स, सेकंड रिवीजन शुड बी विद इन 1 वीक एंड द थर्ड रिवीजन शैल बी विद इन 1 मंथ। That is how you consolidate what you are learning. That is how तुम्हें वो चीजें याद आएंगी जब एग्जामिनेशन सेंटर पर ये सब चीजें लिखनी होंगी। इसके बिना बेसिकली सिर्फ नॉवल पढ़े जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो बहुत होगा परंतु उसका रिजल्ट प्रोडक्टिव वर्क कम आएगा। डीपीएसपी के बारे में स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी की एक डेफिनेशन के बाद जब हमें यह पता है कि डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में दिए हुए हैं और उसकी क्लासिफिकेशन और नए डीएसपीसी कौन से होते हैं, यानी कि किस प्रकार से हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन से हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं एंड इंटेलेक्चुअल लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उसके बाद जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जोड़े गए हैं हमारे संविधान के अंदर। वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ इट एंड हमें यह भी बात डिस्कस कर ली है कि उसके सैंक्शंस, बेसिकली व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड इट, उसका फोर्स क्या है, लीगल फोर्स क्यों मिलता है जब ये नॉन जस्टिशिएबल है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज हमारा जो मेन उद्देश्य होगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी। क्रिटिसिज्म, रिमेंबर आप यूपीएससी के स्टूडेंट है, आप जब भी किसी टॉपिक के बारे में सुनेंगे तो आपको ये 2 पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए कि उसकी कमियां क्या हैं और उसकी अच्छाइयां क्या हैं। अगर नहीं भी पता है तो दिमाग को क्रिएट करने दीजिए। अर्न एन एबिलिटी, लर्न टू मेक क्रिटिक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी टॉपिक ऑफ एनी इश्यू ऑफ एनी पर्सन। क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी पढ़ते हैं डीपीएसपी के। फिर जो हमारा मेन सेंट्रल एजेंडा होगा ना आज का, वो होगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, जिसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव डेटा आपको याद करने की जरूरत पड़ सकती है। संविधान शुरुआत होते ही सबसे पहले यह इशू हो गया था कि सुपीरियर कौन है इनके अंदर, फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी। हमें 30 साल लगे इस डिबेट को सेटल करने के लिए। अगर ये नॉन जस्टिशिएबल है तो इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? It's a very important question. We'll come to it. And then finally, there are certain DPSPs which are outside the part 4. उसके बारे में 3 DPSPs हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, लेकिन राइट्स और भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। जैसे आपके पास राइट टू वोट है, आप वोट कर सकते हैं, राइट, लेकिन फंडामेंटल राइट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। आपके पास अधिकार है प्रॉपर्टी का, लेकिन ऐसा फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ था, लेकिन उसको बदल दिया गया 44वें अमेंडमेंट के द्वारा। मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और पर रख दिए गए ये सब अधिकार। उसी तरीके से कुछ डीपीएसपीस, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि पार्ट 4 से बाहर रखे हुए हैं, उनको भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले एक स्मॉल छोटी सी रिवीजन अगेन, ठीक है। डीपीएसपी बेसिकली 3 तरीके से क्लासिफाई है। हम जब पार्ट 4 पर आते हैं तो 36 से 51 आर्टिकल के बीच में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं स्टेट पॉलिसी के, यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, आखिर वो कुछ करे, अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो कि क्या करना है तो ये गाइडिंग लाइट, एक लाइट हाउस की तरह ट्रीट करेंगे कि ये कर दीजिए आप अपने देश में, इससे देश बेहतर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसकी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन पे जब आर्टिकल 14 स्टार्ट होता है तो ऊपर लिखा होता है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, और फिर जब 19 स्टार्ट होने वाला होता है ऊपर लिखा होता है राइट टू फ्रीडम। तो वहां पर क्लासिफिकेशन स्वयं है, डीपीएसपी में खुद नहीं है, ये एकेडमिक्स के द्वारा दी गई है कि डीपीएसपी की लैंग्वेज और कंटेंट को सुने हम देखें तो 3 डिविजन्स निकलती हैं। कुछ प्रिंसिपल्स जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, समाजवादी प्रकार के, उनसे बेसिकली समाज में बराबरी लाने का कोशिश की जाती है। कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स जो कि बिल्कुल डायरेक्ट गांधीयन आइडियोलॉजी पे या जो गांधी प्रोजेक्ट चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट पे सोसाइटी के प्रति, उनसे संबंधित है। एंड देन देयर आर सर्टेन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। आर्टिकल्स आपको ऐसा बहुत जरूरी नहीं है रट्टा लगाने की, इन केस अगर आपको इन तीनों शब्दों के मतलब पता है तो आप मोर और लेस आप अच्छी तरह से गैस कर पाएंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या बात कह रहा है। तो ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहे। थोड़ा बहुत अगर आपको फिर भी अगर रट्टा लगाने की हल्की फुल्की बात करनी हो तो जैसे ये की जा सकती है। देखिए 43, 47 और 43 ये जो दोनों के दोनों आर्टिकल हैं ये ओवरलैप करते हैं गांधीयन और सोशलिस्ट में। इसके साथ साथ 48 और 48 ये ओवरलैप करता है गांधीयन और लिबरल में। बस बियॉन्ड दैट ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, मोर और लेस आपको याद हो जाएंगे। Let's revise it once. It is important. Believe. Stay with me here. Hold on for a sec. It is important to revise. बिना रिवीजन के कि ये तो कल पढ़ लिया था दोबारा क्यों? There is no use of it. Okay. Let's go through it once. सरल चैप्टर है इसीलिए आसानी से हो रहा है। बाकी अगर कंफ्यूजन वाले चैप्टर आएंगे तब तो और डिफिकल्टी होगी, तब रिवाइज कम कराएंगे, पढ़ेंगे ज्यादा, राइट। आर्टिकल 36 सिर्फ ये बोल देता है कि इसमें जो डेफिनेशन है स्टेट की वो वही डेफिनेशन होगी जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 12 हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेक्चर नंबर 6 का सबसे पहले स्टार्ट में वही हुआ था। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आर्टिकल 37 ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको फंडामेंटल गवर्नेंस में यूज करने का। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल बस ऐसे शुरुआत के लिए हैं। असली जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल नंबर 38 से स्टार्ट होता है। इट सेज दैट एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाओ जिससे लोगों का वेलफेयर हो। अच्छा डायरेक्शन है। अगर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर हो। सीम्स लाइक अ गुड प्लान, लेजिट, एक काफी अच्छी एडवाइस है। आर्टिकल 39, अब इसमें कई सारे प्रिंसिपल हैं, टोटल 6, 39 1 2 3 4 5 6 ABCDEF करके, राइट। बच्चों के लिए, इक्वल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइवलीहुड का राइट देने के लिए, कई प्रकार के हैं। 39B और 39C भी हमने कल डिस्कस किया था, इसको आराम से शिद्दत से पढ़ेंगे। आर्टिकल 39 है जो कि ए है, यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा आया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। गरीब लोगों को अगर अफोर्ड नहीं होता है वकील तो सरकार देती है, इसी वजह से देती है, इसी डीपीएसपी की वजह से देती है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब पंचायतों की जब गांव की बात आ जाए तो समझ लो गांधी जी के बारे में बात हो रही है। वही गांव से सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे, वो भारत को जो थे वो गांव में ही ढूंढ रहे थे। गांव में ढूंढ नहीं रहे थे, कह रहे थे कि भारत एक्चुअली गांवों में बसता है। विलेज पंचायत यानी गांधीयन आइडियल। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब जो गरीब लोगों के लिए है, अगर किसी को डिसेबलमेंट है तो उसको काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और बेसिकली जरूरत पड़े तो पब्लिक असिस्टेंस यानी कि सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो बनाना चाहिए सरकार को। इसी बेसिस पर बनाते हैं। प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। मैटरनिटी जो लीव मिलती है 6 महीने की पेड लीव्स, वो यहीं से निकल कर आया है, उसके लिए जो कानून था। आर्टिकल 43 में आता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। जैसे कि कल डिस्कस किया था, मिनिमम वेज तो सिर्फ और सिर्फ फूड, हाउसिंग और क्लोथ के लिए होती है। लिविंग वेज होता है उसके अंदर से कुछ और एक्स्ट्रा भी, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ को भी अच्छी तरह से एक्सेस कर पाए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, लीजर के लिए भी कुछ कर पाए। दैट इज नोन एज लिविंग वेज। लिविंग वेज प्लस मिनिमम वेज इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड बाय 2 यानी उसकी एवरेज निकाल ले तो बेसिकली फेयर वेज निकलेगी। तो सरकार का लीगल ऑब्लिगेशन है मिनिमम वेज का, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है लिविंग वेज का। अच्छी बात है। आर्टिकल 43 है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, वर्कर्स के हाथों में बेसिकली मींस ऑफ प्रोडक्शन देना चाहता है सोशलिज्म। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, देश के अंदर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सबसे नीचे तक पहुंचाया जाए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, लिबरलिज्म की परिभाषा है। आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द 6 ईयर्स। ये बात डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट। पहले इसमें ये लिखा हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए कंपल्सरी विद इन द 10 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे कि सर 10 साल में तो किया नहीं, नॉन जस्टिशिएबल है हमारा डीपीएसपी।
50 साल लगे हमें करने में, लेकिन हमने किया जरूर। बात सिंपल सी है। उसके बाद उस वाले जो यहां लिखा हुआ था उसको हटा के हमने आर्टिकल 21A में डाल दिया, न एक फंडामेंटल राइट ही बना दिया, और यहां पर लिख दिया कि अब जो 6 साल से नीचे के जो बच्चे बते हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए भी बनाएंगे। अब अगर और ज्यादा डेवलप हो गई हमारी जो इकोनॉमी है, इफ वी गेट बेटर, अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन गए तो इसको भी कंपलसरी करेंगे किसी दिन। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। अगेन वीकर सेक्शन यानी कि और सोशलिस्टिक है कि भाई जो वीकर सेक्शन उसकी मदद की जाए सरकार के द्वारा। आर्टिकल 47 कहती है ड्यूटी है हमारे स्टेट की न्यूट्रिशन बढ़ाने का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का और पब्लिक हेल्थ बढ़ाने का। हेल्थ के लिए डायरेक्टली दे दिया। 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48A अलग से ऐड किया गया है। बाद में ध्यान आया कि भाई जो ऐतिहासिक हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए ना स्टेट को, वो तो नेशनल वो क्या नाम है संप्रदाय है। अगेन आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट जो है वो बेसिकली 49 में है। 48 में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट था। ओहो, मॉन्यूमेंट का तो पहले याद रहेगा था 1950 में, परंतु एनवायरमेंट की भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए स्टेट को, ये बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट लेट आया याद। चलिए, एंड आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारे सारे के सारे DPSP, ये एडवाइस है, डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शंस है लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को, यानी कि पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को, दोनों को, कि अगर आपको देश चलाना है तो इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलाइए। इट इज फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। PDF चाहिए, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप जिस पर आप PDF ढूंढ सकते हैं या आपको मिल जाएंगे। आपको मेरे साथ जुड़ना है, ये बड़े सारे से पसंद के आपके जो भी सोशल मीडिया पसंद है, चाहे ट्विटर, चाहे इंस्टा, चाहे फेसबुक, राइट, यू कैन ज्वाइन मी। वैसे मैं बता देता हूं जस्ट टू क्लैरिफाई, ये PDF की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें से कुछ फोटो पिक्चर्स देखनी हो तो आप ले सकते हैं, बट प्राइमरली व्हाट आई वुड एडवाइस यू इज टू गो टू लक्ष्मीकांत। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से लिया गया है, तो ऐसा कोई खास एक्स्ट्रा कुछ इसके अंदर मैं बताऊंगा तो वो आपको पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। पढ़ते वक्त नोट्स में एक्स्ट्रा बना लीजिए लक्ष्मीकांत के अंदर, बट मोर और लेस अगर आपको फॉलो करना है तो इन एक्स्ट्रा नोट्स पे ये आपके लिए एक नई किताब बन जाएंगे PDF। इट वुड बी मच मोर बेटर एंड एडवाइजेबल कि आप बेहतर होगा लक्ष्मीकांत को ही सोर्स बना के पढ़े। हावेवर इन एनी सिनेरियो इनके PDF इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आज का हमारा एजेंडा बहुत ही छोटा है, ट्रिमेंडसली छोटा। क्या करना है हमें पढ़ना है DPSP के बारे में, जिसमें हम उसकी क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी जानेंगे। फंडामेंटल राइट की लड़ाई है DPSPs के साथ, क्या लड़ाई है और क्यों लड़ाई है, और बाकी उसका बाद में रेजोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। कुछ 3 DPSP हैं जो कि पार्ट 4 के बाहर है, नाम एक बार देख लेना है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, और इनको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। लेट अस स्टार्ट विद द क्रिटिसिज्म। मैं कहता हूं कि एकदम DPSP ना मतलब सोचा समझा ही नहीं है। सबसे पहले लीगल फोर्स, भाई साहब एकदम आप सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आपके पास एक चेक है, ठीक है, उस चेक में 10 लाख रुपए लिखे हुए हैं कि चेक है 10 लाख रुपए लेंगे। आप बैंक के पास गए एंड बैंक बोला कि हम आपको 10 लाख रुपए तब देंगे जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ चेक? DPSP वही है, तब अप्लाई करेंगे व्हेन वी विल हैव द रिसोर्सेज। मतलब उसका तो कोई मतलब ही नहीं, फिर लिखो ही मत। नो लीगल फोर्स, कोई भी लीगल नॉन जस्टिशिएबल है। क्या फायदा हुआ इन ऐसी चीजों का जो कि बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल है। अब आप सोच के देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, मतलब इसके बेसिस पर जिस देश में सब कुछ चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य व्यवस्था चलती है, उसी के अंदर लाइन से 36 से 51 तक वो चीजें लिखी हुई हैं जो कि एक्चुअली में लीगल नहीं है, उसको जस्टिस नहीं में काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द मेजर फ्लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा नहीं। चलिए दूसरा, इलॉजिकली अरेंज्ड, भाई ये तो बड़ा वाला है। देखिए आप ये तो मान ले कि चलो नॉन जस्टिशिएबल करना पड़ रहा था, मजबूरी है ना, उस समय कर दिया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु कोई तुक नहीं है, रैंडम लगाया हुआ है। अगर नोटिस करोगे तो इलॉजिकली अरेंज्ड है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कोई कहीं डाल दिया है, फिर कभी गांधीयन डाल दिया है, कभी इंटेलेक्चुअल लिबरल डाल दिया है। देयर वाज नॉट अ थॉट गिवन स्पेसिफिकली। अगर आप कुछ ध्यान से करते हो तो आप हमेशा क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट में करोगे, रैंडमली नहीं कर पाओगे आप उसको कभी भी। देयर हैज टू बी अ प्लान टू डू समथिंग। अगर इलॉजिकली अरेंज्ड है तो इसका मतलब यह है ना कि सोच तो नहीं रहे थे कुछ, देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ थॉट गिवन कि इनको डालना कैसे है, आखिर पर्पस क्या है। जो मन में आया वो कर दिया, और जो मन में आया वो आगे लिख दिया, फिर कभी गांधीयन, कभी सोशलिस्ट, कभी लिबरल, कभी इंटेलेक्चुअल। देयर इज इलॉजिकल अरेंजमेंट, एटलीस्ट
हमारा क्रोनोलॉजिकली देखा जाए, एक दिस इज वन ऑफ अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, डीपीएसपी कंजर्वेटिव। कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोग्रेसिव। देखा जाए फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेगा तो कोई ना कोई ये कह देगा कि इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव, फ्यूचर लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, नो डाउट्स अबाउट इट है। उसके साथ साथ उसमें अमेंडमेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इतना फ्लेक्सिबल और रिजिड का एक बैलेंस बनाया गया है। कुछ चीजें हैं जो कि बदल नहीं सकते, कुछ चीजें आसानी से बदल सके, ताकि टाइम के साथ बेसिकली मॉड्यूलेट भी हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन, नई जनरेशन की जो एस्पिरेशन है उनके साथ मैच कर सके। उसके बावजूद भी अगर तुम डीपीएसपी सारे के सारे पढ़ोगे, एक दो डीपीएसपी हैं जो कि कुछ नहीं तो 70-80 साल पुराने लगते हैं, कुछ नहीं तो 70-80 साल पुराने। जैसे कि बताइए आप इसमें कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, या पहचान सकते हैं कि सर यस मे बी अब कुछ चीजों पर बैन नहीं होना चाहिए सर, इट शैल बी ऑफ अ चॉइस, बट देन कई जगहों पर कुछ स्टेट्स हैं जो कि ड्राई स्टेट्स हैं, सो देयर इज अ स्लाइट कंजर्वेटिवनेस टू द अप्रोच, राइट। कोई बैलेंस नहीं है। अगर फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव बनाना था, देश को साइंटिफिक मैनेजमेंट की, एक जगह पर कहीं पर देश को साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक मैनेजमेंट सिखाते हैं, फिर कई जगहों पर इसको पीछे थोड़ा सा खींचने की भी कोशिश करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एंड द एक्चुअल जो असली में जो लीगल तरीके से देखा जाए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट जो एग्जिस्ट करता है, थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, बट थियोरिटिकली एग्जिस्ट करता है। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई भी ऐसा लॉ जो कि डीपीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट में हो, ठीक है, ऐसा लॉ बना है जो कि डीपीएसपी के कॉन्फ्लिक्ट में, ऐसा बन सकता है क्योंकि ये जस्टिशिएबल तो है नहीं, तो इनको अगेंस्ट कोई लॉ बनता है तो कोई रोक तो सकता नहीं है। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाए और प्रेसिडेंट मना कर दे उसको साइन करने से, ये कह के कि डीपीएसपी के अगेंस्ट है एंड डीपीएसपीज आर द फंडामेंटल, दिस इज अ वेरी लेजिटिमेट पॉसिबिलिटी, कानूनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ये। दिस क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में लड़ाई हो गई ना, सिर्फ इस बेसिस पर, और की जा सकती है लेजिटिमेटली, हुई नहीं आज तक। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में भी हो सकती है। और एक और प्रॉब्लम, स्टेट, हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो सेंटर होता है वो स्टेट को ना कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, और अगर स्टेट उसको ना माने तो उस स्टेट को सस्पेंड किया जा सकता है, स्टेट की गवर्नमेंट को। नाउ इफ द सेंटर आस्क्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज इन द स्टेट and states are not able to do so, they can suspend the state governments by saying कि it is against the constitution. This creates a problem. एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट का इशू होता है। ये एकेडमिक है, चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये 4 शब्दों को याद कर लीजिए, इसी 4 शब्दों के ऊपर एक एक सेंटेंस लिख देना पड़ता है जब भी हम डीपीएसपी का क्रिटिसिज्म डिक्लेयर करते हैं। हाउएवर, मोर इंपॉर्टेंटली, कोई भी आंसर कभी भी क्रिटिसिज्म से खत्म नहीं होता है, हमेशा खत्म होता है अगले वाले पैराग्राफ से, जिसमें बातें, चीजें इतनी बुरी नहीं है जितनी अभी अभी 5 मिनट पहले लग रही थी। कैसे? देखिए मैं बताता हूं। ऐसा लगा, हमें बातें सुन के अभी अभी लगा कि इट इज वेरी अननेसेसरी। नो, इट इज डेफिनेटली नॉट अननेसेसरी। पहले बताते हैं। देखिए, अब अगर आपके माता पिता आपके लिए बचपन में कार नहीं खरीद पाए जब आप 15 साल के थे, या फिर जो कार खरीदी वो नहीं खरीदी जो आपको पसंद थी, और ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदना चाहते थे, तो क्या इसमें आप कभी भी अपने पेरेंट्स की गलती मान सकते हैं? नेवर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुपा रखे थे पैसे, ऐसा नहीं, थे ही नहीं, उतने ही थे जितने थे। बाइक ही दिला सकते थे तो बाइक ही दिलाई, बाइक नहीं दिला सकते थे तो साइकिल दिलाती, गाड़ी दिला सकते थे तो वो गाड़ी दिलाई जितनी खरीद सकते थे, राइट। तो गलती तो नहीं है। उसी प्रकार से डीपीएसपीज है, ऐसा जान के इनको नॉन जस्टिशिएबल नहीं बनाया गया है। इट वॉज नॉट ए चॉइस देयर, ऐसा नहीं था कि चॉइस थी। 200 साल से अंग्रेज लोग यहां से वेल्थ को चोरी कर कर लेके जा रहे थे। पुअर नेशन माना जाता था हमें, डेवलपिंग कंट्री आज तक 70 सालों के बाद है। सो ऐसा मर्जी से नहीं कर रहे थे। द थिंग इज दैट कि दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बेसिकली। और इन सबकी, इसकी जो सबसे खास बात है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसी है ना, सब अपने आप को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहने की, अचीव करने की कोशिश करती है और उससे आगे जाती भी नहीं है। डीपीएसपी के द्वारा इंडिया एस्पायर करता है अपने आप को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने का, विच इज अ डिफिकल्ट गोल इटसेल्फ इन इटसेल्फ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाने के लिए कोई ज्यादा जोर नहीं लगता। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 10 अमेंडमेंट यानी बिल ऑफ राइट्स जो है, उनसे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बन गया था वो 200-250 साल पहले। दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना सबसे आसान होता है, कानून में ही तो लिखना है। असली जो मेहनत लगती है, जो मुश्किल होती है, वो होती है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने में। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया हैज फेल्ड इन सेंस इन दैट होल प्रोसेस। परंतु डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो डीपीएसपी एब्सोल्युटली एस्पायर्स टू डू दैट।
दे नो लीगल राइट्स, क्रिएट नो लीगल रेमेडीज, बट दे आर सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल। क्यों? पहले तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि जितनी भी इंडियन यूनियन की अथॉरिटीज हैं उन सबको एड्रेस किया गया है। अब आपको ये कहा जाए, जैसे कि आपके घर में माता या पिताजी कुछ कह देते हैं, राइट, दे गिव यू सम, कुछ ऑर्डर दे देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना, हम जा रहे हैं, ये करना, अगर हम पीछे से हैं या फिर कुछ और, उसका कोई लीगल राइट तो नहीं है ना, परंतु इसका मतलब नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो लीगली, तो ऐसे अगर आप उसको तोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जुर्म ही हो गया, क्रिमिनल अपराध ही हो गया, नहीं होगा ना, परंतु जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी उसकी वैल्यू भी उतनी होगी। दिस इज व्हाट द डीपीएसपीज आर। इंडियन यूनियन की जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है। दे हैव मॉरल वैलिडिटी, दे हैव सर्व्ड एज अ यूजफुल बीकन लाइट्स टू द कोर्ट्स। कोर्ट्स जब खुद डिसीजन ले रही होती हैं, जब उनको कोई भी कंफ्यूजन आता है, दे कैन डायरेक्टली गो बैक टू द डीपीएसपी कि ये जो कानून है ये लोगों की मदद के लिए है, वेलफेयर के लिए है, प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए है, मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन के लिए, सो या इट इज अ गुड लॉ, दे कैन ऑलवेज गो टू दैट जस्टिफिकेशन के लिए। इसका मतलब ये तो है नहीं कि, और ऊपर से संविधान में लिखा हुआ है, जस्टिशिएबल नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सारे लॉज से तो सुप्रीम है ये ना। They amplify the preamble which solemnly resolves to secure to all citizens of India justice, liberty, equality and fraternity। भाई यार, प्रियम्बल के अंदर हमने लिख दिया था कि जस्टिस दिलाएंगे पूरे के पूरे देश के नागरिकों को, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। अब पॉलिटिकल तो फंडामेंटल राइट से दिला दिया, लेकिन बाकी दो भी तो दिलाने जरूरी है ना। उसी प्रियम्बल के प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए देश के कानून में डीपीएसपीज है। अब यहां आता है असली मुद्दा इस चैप्टर का, जो एक्चुअली में मजेदार वाला चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, कानून मिलेगा, ऑब्लिगेटेड है, वो लीगल है, एंड डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल, परंतु स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी है उनको पूरा करने की। आर्टिकल 37 में लिख दिया है कि स्टेट की फंडामेंटल गवर्नेंस पे जरूरी है। इनकी वजह से, इस मुद्दे की वजह से दोनों के बीच में जब से संविधान स्टार्ट हुआ तब से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। I'll give you an example। भाई मेन हमारा एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में ये इशू होता है कि हमें कोशिश करनी है कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ ना जाए सोसाइटी में, और जरूरत पड़ने पर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। ठीक है, इनकम जो होती है वो प्राइवेट चीज होती है, और प्राइवेट राइट जो होता है वो फंडामेंटल राइट में लिखा गया है। तो अगर हम किसी से कुछ लेते हैं प्रॉपर्टी, स्टेट लेने, हम नहीं, स्टेट अगर लेने की कोशिश करता है और जनता में बांटने की कोशिश करता है, तो ये उसके अधिकारों का हनन है। यानी कि कहीं पर डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट कराने में फंडामेंटल राइट्स का कोई इशू आ जाता है। डीपीएसपी आर कलेक्टिव, ठीक है, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। कभी भी डीपीएसपी में इंडिविजुअल इशू इन्वॉल्व नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अबाउट द कलेक्टिव पीपल। और फंडामेंटल राइट में यूजुअली एंड मोर और लेस इंडिविजुअल इशू होता है। फंडामेंटल राइट में जब केस करने जाता है तो अकेला एक आदमी जाता है, सोसाइटी में भी कई बार केस हो सकता है, परंतु इन जनरल फंडामेंटल राइट का जब भी इशू उठता है तो एक इंडिविजुअल, 125 करोड़ में से अकेला एक आदमी बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के लिए केस लड़ सकता है अपने अपने राइट्स को बचाने के लिए। अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ होल बिग सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल की जो सोशियोलॉजी में जो कश्मकश है, यही बेसिकली भारतीय संविधान में जब लीगल लेवल पर देखी जाती है तो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की हो जाती है। अब इसके ना पीछे अच्छी सी कहानी है, एक सिंपल सी, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले है चंपाकम दोराई राजन का एक केस है, ठीक है। उसके बाद फिर गोलकनाथ केस आ जाता है जब बेसिकली बाजी पलट जाती है। फिर 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट है, फिर बाजी पलट जाती है। फिर केशवनंद भारती केस, फिर दोबारा से बाजी पलट जाती है। चंपाकम दोराई राजन, बेसिकली शॉर्ट में बताया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, जितना मर्जी करना चाहो। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, पार्लियामेंट की तो मस्ती हो गई कि यार ठीक है, जब मन करेगा बदल लेंगे किसी भी चीज को। 16-17 साल के बाद गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से याद आया कि नहीं 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 भाई, फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट हैं, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एवर, उनको कैसे बदलोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ मत लगाना उनको, टच भी नहीं कर सकते पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट को ये अच्छा नहीं लगा, पार्लियामेंट सिंपली डिडंट लाइक दिस थिंग कि ये तो हमसे पावर ले ली जुडिशरी ने, ऐसी क्या हम वी आर दी सुपीरियर, दे आर दी जुडिशरी, ऐसे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो 24वां और 25वां अमेंडमेंट एक्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलने की कोशिश कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड दी फंडामेंटल राइट, ठीक है, वो लिख देते हैं उधर जाके।
जुडिशरी भी लाइक कि भाई ये तो यार इन्होंने फिर बाजी पलट दी, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर जुडिशरी आती है एक बड़ी ब्रिलियंट इनोवेशन के द्वारा, ठीक है, केशवानंद भारती केस में, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अलग से एक क्लास करेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे उस पूरी की पूरी क्लास में। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए अलग क्लास करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासेस में, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सब कुछ अमेंड कर लो, ठीक है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। दिस बिकम्स ए ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि अब ट्रिक खड़ी कर दी उन्होंने। दे वर वेरी इनोवेशन है ना, दे जस्ट ट्रिक्ड द होल पार्लियामेंट इनटू इट कि सब कुछ अमेंड कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हो। एंड देन सुप्रीम कोर्ट डिडंट टेल देम कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एनीबॉडी आज की भी बेसिक स्ट्रक्चर क्या, बोलो कि वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे हम जब भी जरूरत पड़ेगी। तो जुडिशियल रिव्यू है, उसको नहीं अमेंड कर सकते। और सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव है, सेक्युलरिज्म है, इनको नहीं बदल सकते। तो दे कीप ऑन टेलिंग। तो काफ़ी ट्रिक वाला अच्छा गेम, अच्छा तरीका अपनाया गया भाई। उन्होंने 42nd अमेंडमेंट के बाद उन्होंने थोड़ी सी पार्लियामेंट के द्वारा फिर दोबारा से थोड़ी सी चतुराई करने की कोशिश की गई कि एक फंडामेंटल राइट्स को फिर किसी तरीके से दबा ले। याद रखिए, पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट होती है ना, देयर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। ऑलवेज थिंक इट लाइक दैट। क्यों? उन्हीं से तो प्रोटेक्ट कराने के लिए है। इंडिविजुअल और पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? फंडामेंटल राइट। तो पार्लियामेंट अगर देखा जाए या गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? फंडामेंटल राइट। सो टेक्निकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है फंडामेंटल राइट्स को कम करने का, राइट। इंडिविजुअल का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है फंडामेंटल राइट्स को इंक्रीज करने का। जितनी भी ज्यादा मिले उतना अच्छा है। अभी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि भाई एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मेरा मन करे जो मर्जी में बोलूं, कोई रोक ही ना पाए मुझे। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ये चाहेगी कि आप सिर्फ वही बात बोलो जो उसको सही लगे, क्यों गलत बोलने दिया जाए। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। इसके बीच में जुडिशरी को खड़ा किया गया कि ये इंडिविजुअल तो नहीं बचा पाएगा अपने राइट्स को, गवर्नमेंट तो लॉ बनाकर बदल सकती है, प्रोटेक्टर बनाया गया। तो यहां पे इसीलिए ये ऊपर नीचे चल रहे आ रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की साइड हो गई, फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि भाई नहीं फंडामेंटल राइट थोड़ी ना देने उनको, ये तो वापस नाज़िज़्म फाशिज्म शुरू कर देंगे। नहीं, फिर बदलने की कोशिश की, बदल देते हैं इसको, मुद्दे को, गेम को। इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। फाइनली मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट की इनोवेशन से फंडामेंटल राइट्स बहुत ही काफी बड़े लेवल पर प्रोटेक्टेड है इस समय देश के अंदर। चलिए देखते हैं इस वाले पूरे केस को क्या होता है कि डीपीएसपी बीच में क्या लड़ाई थी। जो ये केस है क्या किया करो मैं बताता हूँ। अपनी लक्ष्मीकांत की किताब खोलो, ठीक है, डीपीएसपी का चैप्टर खोलो, ठीक है। सबसे पहला उस चैप्टर का जो फर्स्ट पन्ना होता है, हर एक चैप्टर में लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस और लिमिटेड नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कुछ अमेंडमेंट सिर्फ डीपीएसपी से रिलेटेड है, कुछ अमेंडमेंट प्रीएम्बल से रिलेटेड है। उस पेज के ऊपर ना दो चीजें लिखनी है, कौन सा केस इस चीज से इन्वॉल्व है और कौन सी अमेंडमेंट इस चीज से इन्वॉल्व है, इस टॉपिक से इन्वॉल्व है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, डीपीएसपी में ना सिर्फ एक चंपाकम दोराईराजन, उसके बाद दूसरे वाला कौन सा हो गया ये गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस, 4 केसेस लिख लो। तभी आपको कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, केस सर संविधान याद नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के केस और बता दिए, लॉ के स्टूडेंट थोड़ी ना है। फिर से मैं बता रहा हूँ 20 केस हैं टोटल जो कि पढ़ने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उनको चैप्टर के बाहर ही लिख लिया करो तो कि डीपीएसपी सोचते ही वो 4 केस याद आ जाएं। फंडामेंटल राइट्स के जो केस इन्वॉल्व है वो उस चैप्टर के बाहर लिख लो। और अमेंडमेंट भी, पर्टिकुलर अमेंडमेंट पर्टिकुलर टॉपिक से एसोसिएटेड होती हैं। तो जैसे जो डीपीएसपी से एसोसिएटेड है, जैसे 42nd अमेंडमेंट में 4 डीपीएसपी ऐड किए थे, 44th ने 1 किया था, 86 ने 1 किया था और एक 97 ने किया था, ये सारी की सारी लिख लो। अच्छा, उसके साथ साथ साइमन एक और बार रोना अगर निकालोगी 24 और 25, इसमें भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी का रोल था, बट टेक्निकली वो फंडामेंटल का है, परंतु क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, 1951 में केस आता है चंपाकम दोराईराजन केस। उन्होंने बोला साफ साफ उस केस में क्या बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम, डिक्लेयर कर दिया। फंडामेंटल राइट्स विन, नंबर 1 है और डीपीएसपी जो है वो नंबर 2 है। और साथ ही साथ उसी कानून में ये भी बता दिया, उसी केस में ये भी बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट एनी वे दे लाइक। क्यों? देखिए आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए लिखा गया है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 में लिखा है तो पार्ट 3 तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना, कोई नई चीज तो है नहीं, तो भी उसको अमेंड कर लो क्योंकि उसी में लिखा था। जिन फोर फादर्स ने ये बनाया था उन्होंने वो बनाया है, सोच समझ के बनाया होगा। ये लॉजिक था चंपाई कम दोराईराजन केस में। बोले कि फॉर्मर फंडामेंटल राइट्स वुड प्रीवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विल हैव टू कंफर्म एंड टू रन एज सब्सिडरी
नीचे हैं फंडामेंटल राइट्स के, क्लैरिटी से इस केस के अंदर बता दिया गया फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक तो अगर संविधानिक संशोधन किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 19वां हटाना है हटा दो, हटा देते। जैसे 1951 के बाद अगर पार्लियामेंट चाहता तो कोई भी फंडामेंटल 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबके सब हटा सकता था। इसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्स्ट अमेंडमेंट बनाया, फोर्थ अमेंडमेंट बनाया, 17th अमेंडमेंट बनाया टू इंप्लीमेंट सम ऑफ द डायरेक्टिव। ये फोर्थ और वो ये 31 आर्टिकल 31A से रिलेटेड है। वी हैव डिस्कस्ड, जाने की जरूरत नहीं, बस बेसिकली ये कि अब उनके पास परमिशन थी फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की, सो दे डिड इट। ठीक है, बाद में लास्ट में आके सुप्रीम कोर्ट ने हमें वाकिस कैसे बचाया हमारे इंडिविजुअल्स को। ये केस चेंज हुआ गोलकनाथ केस में, बड़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, 11 जजेस का केस था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 11 जजेस का केस, क्योंकि अब पुराने वाली जजमेंट को अपहीविल करना है, बदलना है, पूरा पूरा उल्टा करना है, तो हमें ज़्यादा जज चाहिएंगे। ठीक है, उसमें 11 से कम थे, 5 या 7 थे, अब आया 11 वाला। ये साफ साफ बोल दिया पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दे आर सैक्रोसैंक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर दोगे तो भी फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर पाओगे। उनका क्या लॉजिक था, इन्होंने बोला कह रहे कि फंडामेंटल राइट्स अगर अब्रिज कर ही सकते थे तो फिर लिखने की क्या जरूरत थी, फिर तो नॉर्मल अधिकार रहने देते, बदलने की वाली बात थी। फंडामेंटल बोला इसलिए गया है कि उनको टच नहीं करना पार्लियामेंट को। देखा, मतलब एकदम लॉजिक, नया लॉजिक आती है, ऐसा लगता है कि हाँ मेक सेंस यार, बिल्कुल सही। पहले वाला वो सही लगता है, अब बेसिकली ये वाली बात है कि बिल्कुल सही। अगर फंडामेंटल को ही अमेंड कर दोगे तुम तो फिर क्यों लिखा है उसको, फिर तो ऑर्डिनरी कर दो, फिर तो जब मर्जी अमेंड कर लो। फंडामेंटल का मतलब ये है कि भाई उसको हाथ नहीं लगाना है, छेड़ना नहीं है उसको, प्रिसाइसली ये वाली बात आ गई। अब ये तो पार्लियामेंट को भाई पार्लियामेंट को पसंद नहीं आई ये सब बातें कि नहीं ये इतने अधिकार नहीं, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट सुबह उठता है। गोलकनाथ केस के बारे में एक बार और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहले एक और केस है संकरी प्रसाद, अगेन उसकी तरह चंपाइकम दोराई राजन की तरह है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ में 11 जज का बेंच था और उन्होंने इस पोजीशन को रिवर्स किया संकरी प्रसाद के साथ। ठीक है, चीफ जस्टिस ने बोला कि आर्टिकल 368 कंटेन्ड प्रोविजन रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मियरली लेड द अमेंडिंग। सिर्फ अमेंडमेंट का प्रोसेस बता रहा है, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दोगे इससे। दिस ब्रॉट इन द प्रोसीजर लिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्स। गोलकनाथ जजमेंट ने बोला कि फंडामेंटल फ्रीडम परमानेंट है, फंडामेंटल राइट्स सो सैक्रोसेंट एंड ट्रांसेंडेंटल इन इंपॉर्टेंस दैट दे कुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इवन इफ सच अ मूव वर टू रिसीव एन अनअनैनिमस अप्रूवल ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। क्या सब कर लो, इसको नहीं बदल सकते भाई तुम। पार्लियामेंट कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाता है, 24वीं और 25वीं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्यों, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि नहीं कर सकते। अब उनके दिमाग में आया नया आइडिया, क्या करे, संविधान ही बदल देते हैं। ये आइडिया आया उनके दिमाग में, संविधान कैसे बदल देते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज टू पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने क्या किया, 24th में क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 368 और आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस था। ठीक है, आर्टिकल इन दोनों को अमेंड कर दिया। तो 368 में लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई होती है, और आर्टिकल 13 में ये लिख दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है वो पार्ट 3 पर अप्लाई नहीं होती है, मतलब पार्ट 3 में उसको लॉ नहीं माना जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि देश में कोई भी लॉ हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कस्टम हो, चाहे घर का हो, चाहे कोई भी लॉ हो, अगर वो फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है तो वो वॉइड है। यही कहता है ना आर्टिकल 13, राइट। तो उसमें लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इटसेल्फ लॉ। तो इन्होंने जाके अमेंड कर दिया, वहां पर ये लिख के आ गए कि लॉ नहीं काउंट करना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें तो मतलब कि कर सकते हैं पार्ट 3 को अमेंड। ये उन्होंने कर दिया 24वें में। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C में भी एक्चुअली में काम यही था कि भाई इन दोनों डीपीएसपीज 39B और 39C को ऐड करने के लिए, ये दोनों गलत डिजिट हैं, इनको हटा दीजिए। 39B एंड 39C को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए हम कोई भी कानून लाएं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी का राइट भी हुआ करता था जब आर्टिकल 25 आया था, इनकी कॉन्ट्रवेंशन मानी नहीं जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये भी लिख दिया, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई कानून बनाया और कुछ किसी भी चीज पे बना दिया, सपोज करो डिफेंस का कानून बना दिया, ठीक है, कोई डिफेंस से रिलेटेड कानून था, लेकिन बस ये लिख दिया,
उस कानून में बस ये डिक्लेरेशन कर दी कि वी आर गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B, चाहे गलत कर रखी हो। इस चीज को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये कह रहा है ये वाली बात। और ये इन्होंने आर्टिकल 25th अमेंडमेंट से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी। ठीक है, तो दो अमेंडमेंट लाए, एक में आर्टिकल 368 और 13 को अमेंड किया और ये कह दिया कि 38 पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, और 13 के अंदर ये लिख दिया कि ये लॉ नहीं माना जाएगा पार्ट 3 को अमेंड करते वक्त, ताकि पार्ट 3 को अमेंड किया जा सके। आर्टिकल 20 अमेंडमेंट 25 में इन्होंने दो पार्ट ऐड किए, 31C ऐड कर दिया, एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया 31C। 31C में बोला कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी कानून आया जाएगा, अगर वो 14, 19 और 31 के कॉन्ट्रावेंशन में है तो वो माना नहीं जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इससे फंडामेंटल राइट अब्रिज हो गए तो कानून बेकार हो गया। ठीक है, और दूसरा ये लिख दिया कि किसी कानून में अगर हमने ये लिख दिया कि 39B और 39C कि को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो सच में ना कर रहा हो, पर ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट में। ठीक है भाई, हो गया है तो काम। अब वापस पार्लियामेंट खुश, पार्लियामेंट मिला कि मजा आ गया, वापस आ गया हमारे पास फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर। बस सुप्रीम कोर्ट बड़े तेज बन रहे थे, फंडामेंटल राइट को सैक्रोसैंक्ट बता रहे थे। यही नहीं नोटिस किया उन्होंने कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं रोज की रोज बैठ के। दैट वाज अ ट्रिकी। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली केम टू बी मच मोर स्मार्टर देन दिस। वो इंटरप्रेट कर देते हैं ना चीजों को। क्या करते हैं भाई, देखो अब आता है नॉन नेगोशिएबली इंडियन इंडियन फ्रीडम के बाद प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस, डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट, केशवनंद भारती केस 1973 में। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था, उसी दिन इसकी जजमेंट आई थी। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, उस दिन इसकी जजमेंट आई है। उस दिन बेसिकली देश का संविधान बदल दिया था इन्होंने इस जजमेंट के द्वारा। व्हाट डिड दे डू, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द अबव सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये बकवास है, ये बकवास है, हटाओ इसको। क्यों? देखो इन्होंने इस केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट आके क्या कहती है, तो तुम सब फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो, हाँ काफी सब सही है। सुप्रीम कोर्ट से इसकी उनको सुप्रीम कोर्ट को ये पता चल गया कि अगर इनसे अमेंडमेंट की कोई पावर लेंगे ना तो ये परेशान रहेंगे। दे विल बी लाइक कि नहीं हमें चाहिए, हमें सब अमेंड करना चाहते हैं, हम ऐसे रोक नहीं पाओगे हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनकी मन की दे दी कि आर्टिकल 368 से आप संविधान का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हो, पहली वाली बात। बट अगर ऐसी हालत दे देते तो भाई कोई भी टोटलिटेरियन आके बदल ही देगा इमीडिएटली। जर्मनी में ऐसा ही हुआ था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बदल दिया था हिटलर ने आके। ऐसी गलती दोबारा से नहीं। सुप्रीम कोर्ट फिर बोली कि बट यू कांट चेंज दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ठीक है, अब सबसे पूछो, अब सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ये नहीं बताएंगे हम। नहीं ये नहीं। सो दिस वाज द ट्रिक। तुम सब कुछ अमेंड कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम जरूरत आने पे बताया करेंगे। तो अलग अलग केस में अलग अलग बता देते हैं। कभी कोई सेक्युलरिज्म को अमेंड किया तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट नहीं इसको मत अमेंड करना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कुछ सेपरेशन ऑफ पावर को अमेंड नहीं इसको मत करना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू को अमेंड करना नहीं, अरे जुडिशियल रिव्यू को चेंज नहीं कर सकते तुम, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। सो दे फाउंड अ ब्रिलियंट ट्रिक कि अमेंड कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारी बातें फ्यूचर पर छोड़ दी कि क्या क्या अमेंड कर सकते हो ये हम फ्यूचर में बताएंगे, क्या अमेंड नहीं कर सकते हो ये हम फ्यूचर में बताएंगे। ब्रिलियंटली आउटस्टैंडिंग ट्रिक। उसके बाद वैसे उन्होंने ये वाला इसको मान लिया, बोले कि ठीक है 39B और 39C के तहत, मतलब कि उन्होंने मान लिया कि आर्टिकल 14 और 19 जो है ना वो बेसिकली आर सबसर्विएंट टू आर्टिकल 39B एंड C, ये मान लिया उन्होंने। ठीक है, हेंस कैन नॉट हाउएवर द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 31C वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड। तो ये दूसरे वाला तो क्लियर कट बोल दिया। चलिए, पार्लियामेंट को ट्रिक पसंद नहीं आई। लाइक यार ये शायद कुछ तो धोखा हुआ है। इट सीम्स कि वी कैन अमेंड एवरीथिंग बट दे मतलब कुछ तो ट्रिक करके गए हैं ये, जितनी मीठी गोली लग रही है उतनी है नहीं। दे अभी उनको फिर से 3 साल के बाद ही वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं 1976 में और कहते हैं एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C बाय इंक्लूडिंग विद इन प्रोटेक्शन एनी लॉ टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड नॉट मियरली दो स्पेसिफाइड इन 39B एंड C। तो यहां पर सिर्फ 2 DPSP लिखे हुए हैं, ये इन नंबरों को छोड़ो, ये गलत है, 39B और C, और सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट इसके अंदर सबसर्विएंट है, आर्टिकल 14 और 19। 42nd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट फिर से नई ट्रिक खेलता है, कहता है कोई भी DPSP अगर इंप्लीमेंट करना हो तो बेसिकली कोई भी फंडामेंटल राइट 14 और 13 बीच में नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होती, ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम मान लेते तो DPSP सुपीरियर थे, फंडामेंटल राइट्स सबसर्विएंट थे।
Well, again, as far as usually, immediately, 42nd Amendment Act accorded the position of legal primacy and supremacy to directive principles over Article 14, 19 and 31. However, this extension was declared unconstitutional and invalid by the Minerva Mill case. 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली बोला, अरे यार अभी तो हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया है और आप फिर से दोबारा से इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं. नहीं, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हटा दिया गया कि ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत आप फंडामेंटल राइट्स को परमानेंटली सबसर्विएंट कर देंगे. ये बिल्कुल गलत बात है. तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया 42nd अमेंडमेंट के उस पर्टिकुलर प्रोविजन को. And the rest, directive principle were once again made subordinate to fundamental rights. हाँ, ये मान लिया इन्होंने कि fundamental rights conferred by Article 14 and 19 are subordinate to directive principles of 39B and C. Equality और freedom important तो बहुत है, परंतु क्या जिंदा रहने से भी important है क्या? तो जब इक्वालिटी और फ्रीडम किसी प्रकार से एक सेक्शन की रोकनी भी पड़े एक दूसरे सेक्शन को उठाने के लिए, वेलफेयर के लिए, दैट डज नॉट सीम टू बी मॉरली कंफ्यूज. नहीं ना? तो ठीक है, इसीलिए यही हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी लॉजिक था इसी बात पे. मिनर्वा मिल केस में जो 1980 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल. अब देखो, इन्होंने बातों बातों में इन्होंने डीपीएसपी को मोर और लेस फंडामेंटल राइट्स के नीचे रख दिया था, एक्सेप्ट द 14 एंड 9. बट 39B और 39C वाला जो डीपीएसपी वो सुपीरियर है देन द आर्टिकल 14 एंड 19. और अगर वाकई होलिस्टिकली देखा जाए तो डीपीएसपीज आर लेस और फंडामेंटल राइट. परंतु फिर इन्होंने थोड़ा सा भाषा का प्रयोग करके ये बोला कि सब बराबर होता है. क्या बोला कि देखिए, देयर आर टू व्हील्स ऑफ द चैरियट, वन नो लेस देन द अदर. अब गाड़ी में अगर 4 पहिए हो तो कोई एक पहिया छोटा तो लगा के चलता नहीं है, चारों के चारों बराबर के होते हैं. यही डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट्स का ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करें, फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज ना होने दे. ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है. ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट. ट्रिकी, वेरी स्मार्ट. नॉन हार्मनी एंड द बैलेंस इज टू एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द गोल्स सेट आउट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू बी अचीव्ड विदाउट द अब्रोगेशन ऑफ द मींस प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल राइट्स. अब आ गया, ये 30 साल लगे. 1950 में बन गया तो 1980 में जाके फाइनली सेटलमेंट हुआ कि क्या करना है. कि लड़ाई की बात नहीं है, दोस्ती यारी की बात कीजिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए जितने भी डीपीएसपी करना चाहते हो, खुले में कीजिए, किसी ने नहीं रोका है. परंतु ऐसा भी कोशिश कीजिए ना कि फंडामेंटल राइट्स लेने ना पड़े. ये कौन सा खेल हुआ कि ये लेके ये देंगे, एक हाथ लेंगे एक हाथ देंगे. नहीं, बराबरी से है. ये यहीं रहने दीजिए और दूसरी चीजें दे दीजिए. आप सरकार हैं, आपको जनता को देना है. टू एंड फ्रो थोड़ी ना चल रहा है कि कुछ लेंगे फिर देंगे. बैलेंस है. आज प्रेजेंट पोजीशन पे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स डू एंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डायरेक्टिव, येट दिस डज नॉट मीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड. उनको कैसे भी इंप्लीमेंट कीजिए. पार्लियामेंट कैन एक्चुअली अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज लॉन्ग एज बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिले, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डैमेज हो, ना ही डिस्ट्रॉय हो. बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है ये सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से जब भी मौका मिलता है नई नई चीजों पर, जब भी किसी बात पे इशू आता है कि अरे ये कर सकते थे क्या सर हम, तो उन्होंने हर एक देखिए. अब क्या होता है, अगर हम पुराने वाले केसेस देखें, चंपाकम दोराई राजन वाला केस है तो उसमें क्लियर बोल दिया, बोलते अमेंड कर लो भाई फंडामेंटल राइट को, 100% अथॉरिटी दे दी. गोपाल वाले में केस कर दे कि भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, टच भी मत करो. एक्सट्रीम था. अब आ गया मिडिल पाथ, सबको अमेंड कर लो, लेकिन जब भी एक अमेंडमेंट करोगे हम हर बार चेक करेंगे. मच मोर बेटर टू बी ऑनेस्ट इफ यू थिंक अबाउट इट. यही तो काम है सुप्रीम कोर्ट का कि जब जो मर्जी अमेंड कर लो, आप जितनी फंडामेंटल राइट करनी है, लेकिन हर फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट होने पे हम चेक करेंगे कि ये बेसिक थी या नहीं थी. बेसिक होगी तो नहीं करने देंगे. An absolute balance between the power of the judiciary and between the power of the parliament and the rights of the Indian citizens. You have to trust me, but this was an absolutely brilliant master stroke. फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो बात थी, फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हैं, स्टेट को रोकते हैं, पार्लियामेंट को रोकते हैं, गवर्नमेंट को रोकते हैं. देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम. हमारे अधिकार, हमारे पास ये राइट है, तुम इससे दूर रहो. दे आर पॉजिटिव, दे रिक्वायर स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स. ये डायरेक्शन दी गई है स्टेट को, काम करो जाके, डू इट. फंडामेंटल राइट में डोंट डू इट. They are justiciable. They are legally enforced by the courts in case of violation. Non-justiciable है, not legally enforceable. हाँ, अगर डीपीएसपी से रिलेटेड कोई कानून बना दिया जाए, वो कानून लीगल होता है और वो जस्टिशिएबल होता है, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिशिएबल, एज इनकी जो ऑर्डिनरी लॉज की तरह जस्टिशिएबल होता है.
एम्स एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एम्स एट एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो कई बार बोल दे तो याद हो गया होगा। लीगल सैंक्शन है, लीगल की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है, ये बात कही है इसको, ये भी लीगल सैंक्शन भी कम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है फंडामेंटल राइट्स को। इनके पास मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शन है, बातों की बात है। दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, दे परफॉर्म द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। यही डिबेट था एक्चुअली, इंडिविजुअल सोसाइटी में हमेशा डिबेट चलता रहता है ना, ये वाली बात, वही डिबेट यहां पर भी था प्राइमरी संविधान बनाए तो। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन, कोई नया कानून नहीं बनाना पड़ता फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, चाहे इसके लिए कानून एग्जिस्ट करे या ना करे, जैसे ही कोई रोकने की कोशिश करे सीधे सुप्रीम कोर्ट। डीपीएसपी अगर आपको चाहिए, मॉन्यूमेंट की प्रोटेक्शन अगर ना हो रही होती तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, आप जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट के, उसके लिए सीधा कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते थे। पर ये तो क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन थी स्टेट की कि भाई प्रिंसिपल है, ये करते हैं, इसको करके मतलब हमारे पास इंस्ट्रक्शन है तो लेट्स डू इट, सो दे मेड अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। नाउ अब मॉन्यूमेंट्स को कोई डैमेज करता है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हम फंक्शन कर सकते हैं। ये डिबेट था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज में। इसके अलावा डीपीएसपी हम जानते हैं 36 से 51 तक है ना, राइट, ठीक है, तो सिर्फ 3 और डीपीएसपी हैं, 335, 350, 351। एक एससी और एसटी के क्लेम से संबंधित है, 2 बेसिकली भाषा से संबंधित है। 350 से मदर टंग के बारे में बात करता है, 351 कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की। तीनों के तीनों क्या ये डायरेक्टिव्स हैं बेसिकली स्टेट के लिए, तो इनको भी डीपीएसपीज ही कहा जाता है। ये भी नॉन जस्टिशिएबल है, याद रखिएगा, ये भी ऐसा नहीं है कि जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टुगेदर पढ़ा जाता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट कुछ कहे दूसरा पार्ट कुछ कहे, तो जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं तो उसको हाँ कर दोगे, कुछ और जा रहे हो तो ना कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज रेड टुगेदर ऑलवेज। तो डीपीएसपी पढ़ते वक्त इसका ये मतलब नहीं है कि बस इस पार्ट में जो डीपीएसपी वही होगा डीपीएसपी बेसिकली 3 और है, उनको भी साथ में लेके चले बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो तो हम बात भी कर चुके हैं, इलॉजिकल है, सोचा तो नहीं था कि कौन कौन से लगाएं, उल्टा सुल्टा लगा दिया, कभी कोई साइंस का लगा दिया, कोई कंजर्वेटिव, कोई ऑर्थोडॉक्स, कोई एनिमल हस्बेंड्री का है, कहीं पे मॉन्यूमेंट है, कहीं पे एनवायरनमेंट है, कोई यूनिफॉर्म लॉ का है, कोई लीगल है, मतलब प्लान्ड नहीं था, एक क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं कर पाए जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में की गई थी, या फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्रोनोलॉजी लॉजिकल फॉलो कर रहे हैं। तो ये 3 है। देखो 335 वाला कहता है क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी टू द सर्विसेज, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन कंसिस्टेंटली विद मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज एंड द पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। सरल है। इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, हर स्टेट का एंडेवर होना चाहिए और हर लोकल अथॉरिटी का टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो लोग होते हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी ही भाषा में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आर्टिकल नंबर 350A। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। अब ये स्टेट की नहीं है, अब ये यूनियन की है, केंद्र सरकार की ड्यूटी आ गई टू प्रमोट द स्पीक ऑफ हिंदी लैंग्वेज स्प्रेड एंड टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑफ ऑल इमिनेंट एंड कंपोजिट। अब अच्छा हुआ कि ये सब नॉन जस्टिशिएबल नहीं है, वरना ग्लोबल कई बार ये जो खींचातानी होती है इंग्लिश या हिंदी में, जो ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी होगी, क्योंकि वर्ल्ड लैंग्वेज तो इंग्लिश बन गई है, लेकिन अगर यहां पर मे सर्व एज ए मीडियम एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, कंपोजिट कल्चर पे अगर सारे ही कल्चर्स के ऊपर हिंदी डाल दी जाएगी तो ये फिर कंपोजिट कल्चर कहां रहेगा, ये तो सिंगल मोनोलॉग हो गया। बट चलिए, बट स्टेट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग हिंदी एज सच, ठीक है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, बट इक्वल इंपॉर्टेंस एंड अटेंशन मिलती है जुडिशरी को, क्योंकि वी रीड दी कॉन्स्टिट्यूशन एज टुगेदर। अच्छा, कल हमने जो जो अमेंडमेंट्स हुई थी डीपीएसपीज में वो डिस्कस कर ली थी, राइट, बट आई फिगर्ड कि शायद थोड़ा सा उसके अंदर कुछ समझ में कम आया हो, या थोड़ा सा मुझे लगा कि बताते तब समय कुछ स्ट्रक्चर मिस हो गया था, तो हम एक बार वापस देखते हैं सिर्फ उस स्पेसिफिक वाले इशू को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल के लेक्चर में वो वाला पॉइंट था, कमजोर था। ये इशू सिर्फ ये याद कराने के लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से हमारे डीपीएसपीज ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रट्टा लगाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आए हैं, प्रीएम्बल में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, एक ही हुआ है, 3 वर्ड ऐड किए थे। ये अमेंडमेंट्स हैं, एक बार ये कल हम कर चुके हैं, बट वी आर जस्ट रिपीटिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। 42nd अमेंडमेंट में
3 नए डीपीएसपीज और एक को एडिट किया गया था। ये 39F में, जिसमें बच्चों का बेसिकली भला वाला कहने वाली बात है कि चाइल्ड्स मॉरल, उनको अबेंडनमेंट ना की जाए एंड वी शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, द स्टेट शैल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। ये 39F में ये 4 बेसिकली टोटल, क्योंकि 4 नए हैं, चारों के चारों नए हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं था। अच्छा, 44th अमेंडमेंट आर्टिकल 38 की बस लैंग्वेज को बदलता है, ओनली लैंग्वेज, कोई नया नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को बदलता है। आर्टिकल 86 आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को बदलता है, नया कुछ ऐड नहीं करता है। एंड 97th 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ये ऐड कर देता है, नए वाला, चौथे वाला, ठीक है। ये बस इसलिए याद रखिए कि टोटल 7 चेंजेस हैं मेजर, हमारी जो डीपीएसपीज वाला पार्ट है 7 मेजर चेंजेस हैं, जिसके अंदर टोटल 4 नए हैं, ब्रांड न्यू हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के समय। एंड द 3 लैंग्वेज में मेजर चेंज कर दिया गया है वंस इन अ वाइल, ठीक है। 39F नया ही ऐड था वो बेसिकली, टेक देखा जाए, 39F इज ऑल्सो न्यू ऐड, तो ये उल्टा हो गया, फिर से बताते हैं इसको। चलिए, ये चारों के चारों नए एडिशन थे, तो ये 4 हो गया। इसमें लैंग्वेज एडिशन है, इसके अंदर लैंग्वेज चेंज है, एंड दिस इज न्यू। सो देयर आर टोटल 5 न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, न्यू डीपीएसपीज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, एंड देयर हैज बीन 2 व्हिच हैज ओनली चेंज्ड द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल स्पेसिफिकली, ठीक, सिंपल बात है। यही वाली बातें हैं 42nd पे। पहले आर्टिकल 39 अमेंड किया गया, 39A नया ऐड किया गया, उसके बाद इट ऑल्सो एडेड द आर्टिकल नंबर 48A, और इसमें एक 43A भी था, ठीक है। 44th में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 38 के अंदर क्लॉज 2 ऐड कर दिया गया, लैंग्वेज बदल दी गई। 86th में आर्टिकल नंबर 21A तो ऐड किया ही गया था फंडामेंटल राइट्स में, और यहां पर आर्टिकल 45 को चेंज कर दिया गया था। एंड इन दी 97th 43B बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रमोशन के लिए ये भी ऐड कर दिया गया था। दिस वाज इट। फाइनली अब जो बात आ जाती है, ये बेसिकली आपसे पूछेगा कोई नहीं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि यार इन डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, इनको इंप्लीमेंट कौन करता है और कैसे करते हैं। तो ऐसे कुछ कानून हैं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम स्पेसिफिकली, पर अंडरस्टैंड कीजिए कि दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस पे बहुत रेयर चांस है कि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्कस ऑल दोज लॉज विच हैज बीन मेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज। जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि आर्टिकल नंबर 39A, जिसमें स्टेट को एक लोगों के लिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल कराना उनकी एक मॉरल ड्यूटी है, इसीलिए महात्मा गांधी नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया, क्योंकि ये 39A में ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी स्टेट को। क्या करता है ये एक्ट? इट इज एन एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गारंटी है एम्प्लॉयमेंट की, कितनी? 100 दिन की। कोई भी रूरल एम्प्लॉयमेंट, याद रखिए ये भी, ग्रामीण रोजगार, गांव ग्रामीण इलाकों में अगर कोई भी अनस्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार है तो वो नरेगा स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। जैसे ही वो नरेगा स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करता है, गवर्नमेंट उसको गारंटी देती है 100 दिन का अनस्किल्ड काम प्रोवाइड कराने की। ये एक्ट है। क्यों है ये? क्योंकि 39A में लिखा गया था। लॉज, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया 1986 में, अगेन ये आर्टिकल नंबर 39G जो कि बेसिकली बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए है, 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ये 39G, इसीलिए। लॉज पर्टेनिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज एंड बुलक्स जो कि आते हैं वो आर्टिकल 48 में मेंशन्ड है, इसीलिए with the or organization with the agriculture husbandry, workmen compensation, minimum wages, factories act, maternity benefit, ये सब के सब आर्टिकल 41, 42, 43A इन सभी से बेसिकली अपनी मॉरल अथॉरिटी लाते हैं, इसीलिए ये सब कानून लाए भी गया। ये डीपीएसपी ना होते तब भी आते ये सारे कानून, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि जहां जिस देश में डीपीएसपी नहीं है, बट अकेडमिकली स्टडिंग, क्योंकि अब हमें पता है कि डीपीएसपी है तो हमें उसके साथ हम उसको देख सकते हैं कि वहीं से ही निकल रहे हैं ये। और देखिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सब आर्टिकल 47 जिसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है और पब्लिक हेल्थ बढ़ानी है, उन्हीं से बेसिकली निकला हुआ है। एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट्स ऑफ 1951, ये अभी हमसे जब वो बूबू हुआ था कि एनवायरनमेंट बाद में आया मॉन्यूमेंट्स, तो मॉन्यूमेंट्स तो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही था, बाद में एनवायरनमेंट हमने 42nd अमेंडमेंट पर ऐड किया गया, ठीक है। तो जैसे ही 1950 में डीपीएसपी बना, 1951 में एक्ट भी बना दिया, एंशिएंट एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये एडिट हो गए, बाद में फिर दोबारा से अमेंड हुआ होगा, इसलिए 1958 है, बट ये 1951 में बन गया था।
सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड ओल्ड एज पेंशन भी मिलती है, फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 क्या कहता है भाई, देश सारे देशों के साथ, जो दूसरे देश है उनके साथ शांति बनाकर रखनी है, वो भी हमने नॉन अलाइनमेंट की और पंचशील की पॉलिसी फॉलो की है इन्हीं डीपीएसपी से। तो ये लिस्ट है, ये सब उन्हीं से संबंधित है। कुछ याद रह जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर डीपीएसपी को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि एक बार हम देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि इन पर कौन कौन से कानून है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आर्टिकल 44 पर अभी तक कानून नहीं है, ठीक है, बट द गवर्नमेंट हैज़ बीन इन कॉन्वर्सेशन की हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करें, समाज में इस बारे में बातचीत चल रही है, बहुत सारों से संबंधित बात है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट, भाई इस पर एनवायरनमेंट एक्ट भी है, एयर एक्ट भी है, वाटर पॉल्यूशन एक्ट भी है, इससे संबंधित बहुत सारे से कानून लाए गए हैं। जब ये ऐड भी नहीं था तब भी बेसिकली कई सारे कानून आ गए थे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के भी कई सारे कानून आए हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। यू जस्ट हैव टू रीड इट एटलीस्ट फॉर 1 वीक, हर रोज एक बार सुबह उठते ही ना इसको स्क्रीनशॉट बना के वॉलपेपर लगाओ अपनी लॉक स्क्रीन पर, और एक बार सुबह उठ के रीड कर लो, एक बार शाम को रीड कर लो, जस्ट डू इट फॉर 1 वीक एंटायरली। उसके बाद डीपीएसपी याद हो जाएगा। बाकी इस टॉपिक पे अगर आप नोटिस करोगे, द ओनली एक्चुअल इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो जो ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसी से है। बाकी तो सब देखो मोर और लेस बातें हैं बताने वाली, क्या क्रिटिसिज्म है, वो 4-5 आप वर्ड्स कीवर्ड्स भी याद रखोगे तो यू कैन राइट ए 200 वर्ड्स आंसर। व्हाट आर द यूटिलिटी, अगेन सिर्फ 4-5 कीवर्ड्स उसके अंदर याद रखने हैं, नथिंग मच, ठीक है। You'll need the PDF if you want it. So this is the Telegram channel. You can definitely get on it. But again, PDF मिल जाएगा, चिंता मत करना। पर अगर आपसे एडवाइजेबल है, so it will be better if you focus on the Lakshmikant itself. You need to connect with Amit sir. Well, Amit sir के बहुत सारे से सोशल मीडिया अकाउंट है, आप उनको कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। But much more important to Amit sir than the social media is those YouTube video comments which he reads on his own. सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो, सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इट्स अ सीरीज, बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है, अभी तो हम सिर्फ 10वें पे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको पसंद आती हो तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 11 वेयर वी विल डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मौलिक कर्तव्य। भाई अधिकार दे दिए, ड्यूटीज़ भी तो बची होंगी कहीं ना कहीं। छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा एक आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेक्चर नंबर 11। हैव अ नाइस डे।